हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू का सेट नंबर 2 आज आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एडू अंकुरन चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के करंट अफेयर्स या अन्य और भी कोई एग्जाम स्पेसिफिक जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया और झारखंड ये दोनों का करंट अफेयर्स का सेगमेंट आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इंडिया स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं उसका एमसीक्यू इस वीक का आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये आपके ऑप्शंस है, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल या गुवाहाटी। क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका कुछ डिटेल्स को भी हम लोग देखते हैं। डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि तेलंगाना सरकार हैदराबाद में राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य है फ्यूचर रेडी स्टेट का निर्माण करना। यह समिट तेलंगाना की संस्कृति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। इसके कुछ और भी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। वे 7 दिसंबर 2023 से मुख्यमंत्री हैं और जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। वे कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। और तेलंगाना में जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को पद ग्रहण किया है और वो पहले त्रिपुरा के राजनीतिज्ञ और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ डिटेल्स था, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आईआईएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? Who won the gold medal in the women's 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, मनु भाकर, हिना सिंधु, सिमरनप्रीत कौर बरार और अनुप्रिया गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमरनप्रीत कौर बरार। ये जो है ये आपको 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका थोड़ा सा आपको डिटेल्स दे दिया जा रहा है कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 में से 41 स्कोर किया और पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये इनका इमेज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल जो होता है ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि 4 से 9 दिसंबर 2025 तक दोहा, जो कि कतर है, कतर की राजधानी है, में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल है। इस प्रतियोगिता में राइफल, पिस्टल, शॉटगन स्पर्धाएं शामिल थी। ISSF की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यो म्यूनिक जर्मनी में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? लुसियानो रोसी हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं एलेसांद्रो निकोत्रा दी सैन जियाकोमा। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। आगे है, कौन सा राज्य 100% मतदाता सूचियों का डिजिटीकरण करने का पहला राज्य बन गया? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू डिजिटाइज 100% वोटर लिस्ट अंडर SISR? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है वो है इसमें। यह उपलब्धि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे मतदाता जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित होती है। ठीक है, SISR का जो अभी चल रहा है जिसमें आपका डेटा का वेरिफिकेशन लिया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी कि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है और थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और CM जो है भजन लाल शर्मा है, वो दिसंबर 2023 से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर का नाम है कालराज मिश्रा और विधानसभा जो है वो एक सदनीय है, 200 सीट इसका विधानसभा का है। हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में है।
तो ये सारा डिटेल्स देखिए, अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो होता क्या है कि उसके आसपास के चीजों को आपको जानकारी रखनी चाहिए, तो वो सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ये आपके ऑप्शंस हैं, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कुछ डिटेल्स देखते हैं। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में बनी समिति ने फैसला किया कि हर साल 7 दिसंबर को फ्लैग डे मनाया जाएगा, और इसका उद्देश्य था लोगों में छोटे झंडे बांटकर दान एकत्र किया जाए। फ्लैग डे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह नागरिकों की जिम्मेदारी को दर्शाता है कि वे सैनिकों और उनके परिवारों का सहयोग करें। तो जो भी आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यहाँ इंग्लिश में भी आप लोग को दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिएगा पॉज करके और नोट डाउन करते जाइए। सबसे बढ़िया रहेगा नोट डाउन करते जाइए और देखिए कि कितना क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडिया विन इन द 2025 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? तो करेक्ट मतलब कि ये आपके ऑप्शन है, स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है या कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि यह टूर्नामेंट भारत के चेन्नई और मदुरई और तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु का ही, तमिलनाडु राज्य में ही चेन्नई और मदुरई है, इसमें खेला गया था। और जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है, स्पेन ने सिल्वर जीता है और इंडिया को ऑब्वियस है कि ब्रॉन्ज मिला है। इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने आयोजित किया था और उसके जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है तैयब इकराम। ठीक है, ये सारा डिटेल्स है, इसको देखिएगा। आगे बढ़े। राजगोपालाचार्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज राजगोपालाचार्य जयंती ऑब्जर्व्ड? ये आपके ऑप्शन है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इनका कुछ डिटेल्स को देख लीजिए, ये आपका फोटो है, इसको भी देख लीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था राजगोपालाचारी का 10 दिसंबर 1878 में हुआ था। इनका देहांत हुआ था 25 दिसंबर 1972 में। राजगोपालाचारी जयंती हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राजगोपालाचारी को प्यार से लोग राजा जी कहते थे, ऐसे राजा जी थे भी। प्रिंसली स्टेट जो था ना, तो उसके राजा जी भी थे, मतलब उसी फैमिली से थे। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1925 को जो अच्छा एक चीज और भी, वे एक प्रमुख भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसको दिमाग में रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी ऐसे करके आता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। 10 दिसंबर 2025 को उनका 147वां जयंती था और इनका क्या क्या मतलब कि महत्वपूर्ण चीजों में नेतृत्व किया है। तो 1930 में उन्होंने मद्रास प्रांत में सॉल्ट मार्च जो हुआ था, नमक सत्याग्रह, उसमें नेतृत्व किया था। वे भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो 1948 से 1950 तक रहे। मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहे 1952 से लेकर 1954 तक। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। 1954 में उन्हें भारत रत्न की से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। ठीक है, इनका साहित्यिक योगदान भी है। उन्होंने तमिल में रामायण का अनुवाद किया था जिसका नाम था चक्रवर्ती थिरुमगमन, जिसके लिए उन्हें साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी उसको कहते थे मेरी अंतरात्मा के रक्षक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के क्लाउड व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन डॉलर का निवेश घोषित किया है? माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन इंडियाज क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये आपके ऑप्शन है 10 बिलियन, 12.2 बिलियन, 15.8 बिलियन या 17.5 बिलियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। कुछ डिटेल देखिए, यह निवेश 2026 से 2029 तक लागू रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला। कंपनी की स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की? 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलोन ने इसकी स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है उसको एजूर कहते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो रेडमोंड, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एशिया के पहले सांस्कृतिक साथी पक्षी अभ्यारण्य को कहां पुनर्जीवित किया गया? वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट कल्चरल पार्टनर बर्ड सेंचुरी रिवाइव्ड? तो ये आपके ऑप्शन है नागालैंड, श्रीनगर, माजुली या फिर कच्छ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माजुली। माजुली के बारे में आप लोग जान लीजिए कि माजुली जो है वो नदी पे बना हुआ द्वीप है। और कौन सी नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बना हुआ द्वीप है। आप लोग हमेशा से ओशन, ये सागर में, समुद्र में द्वीप सुने होंगे, लेकिन माजुली एक ऐसा है द्वीप है जो नदी में बना हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल अभी दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको दिया गया यहां पर, मतलब कि एशिया के पहले सांस्कृतिक साथी पक्षी अभ्यारण्य को कहां पुनर्जीवित किया गया है? तो माजुली में किया गया है। देखिए यहां पर क्या लिखा जा रहा है, चराईचुंग या चोराईचुंग जो एशिया का पहला संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, वो माजुली असम में है। ठीक है, चराईचुंग उत्सव मनाया जाता है 7 से लेकर 10 दिसंबर तक, इसीलिए ये करंट अफेयर्स में है अभी। इसके माध्यम से इसे फिर से जीवंत किया गया है, जिसका यह दूसरा संस्करण था। उद्देश्य क्या है? पक्षियों के आवास को पुनर्जीवित करना, इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण करना और उसे वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना। स्थापना यह अभ्यारण्य का कब हुआ था? 1633 ईस्वी में हुआ था। अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह माजुली पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? वर्ल्ड का। ठीक है, तो माजुली है। ये कहां स्थित है? असम में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। इस सबको दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता, यहां लगभग 150 प्रजाति के देसी और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। विरासत, यह एशिया का पहला संरक्षित शाही पक्षी आवास माना जाता है और अहोम साम्राज्य की 400 साल पुरानी सांस्कृतिक व पर्यावरणीय परंपरा को दर्शाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इससे बहुत सारा क्वेश्चन अहोम साम्राज्य से ही पूछ देगा। ठीक है, कि कौन सा राज्य में है, आज के दिन में कौन सा राज्य है? तो असम राज्य है। ठीक है, माजुली से क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। विश्व की सबसे बड़ा मतलब कि नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़े। पिलियन नस्तारी शुगर एक्सेलेंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं भाई? ये आपके ऑप्शंस है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल या फिर समीर सौम्या। कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर सौम्या बने हैं। ठीक है, ये क्या है? यह अवार्ड ग्लोबल शुगर और बायो एनर्जी सेक्टर में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। समीर सौम्या कौन है? वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? तो ये आपके ऑप्शन है, होली है, पोंगल है, दशहरा है, दिवाली है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिवाली को शामिल किया गया है। अभी बहुत न्यूज में भी रहा है कि यूनेस्को को का 20वां सत्र 8 से 13 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की कुल 15 सांस्कृतिक गतिविधियां यूनेस्को की सूची में पहले से शामिल हैं, जिसमें कि रामलीला है, कुट्टियट्टम है, वैदिक मंत्रोच्चारण है, कालबेलिया का लोकगीत है जो कि राजस्थान का लोकगीत है, छऊ नृत्य है जो कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल का है, मुद्दीयट्टू है जो कि केरल का अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक है, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण है, मणिपुर का संकीर्तन परंपरा है, पंजाब के ठठेरा समुदाय की धातु शिल्प है, योगा को किया गया था, कुंभ मेला हो गया, कोलकाता की दुर्गा पूजा हो गया, गुजरात का गरबा नृत्य हो गया, नवरोज जो फारसी नववर्ष है, फिर राममान उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव व नाट्य परंपरा। और अब 16वां जो लिस्टेड है, देखिए 15 का हम लिस्ट आपको सामने रख दिए हैं, आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। 16वां जो लिस्टेड हुआ है वो दीपावली है, जो कि एक प्रकाश पर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? हाउ मेनी पीपुल रिसीव्ड द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो ये आपके ऑप्शन है, 36 है, 30 है, 28 है या फिर 40 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36 है।
और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए कि 9 दिसंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शिल्प गुरु अवार्ड और नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 दिए हैं और कुल 48 अवार्ड दिया गया है और इसमें से 12 जो है शिल्प गुरु अवार्ड है और 36 जो है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड है। शिल्प गुरु अवार्ड में क्या होता है, यह इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो हस्तशिल्प क्षेत्र है उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा दिया जाता है। रिवार्ड जिसमें कि 2 लाख रुपया का है और 2002 से इसको शुरू किया गया था। ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड जो है वो बेस्ट हैंडीक्राफ्ट को दिया जाता है जो 1965 से शुरू किया गया है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये आपके ऑप्शंस है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू किया जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को पंजाब में जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख का बीमा देना है। चलिए बहुत राहत की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना जो है वो 26 जनवरी 2026 को सीएम भगवंत मान के द्वारा पंजाब में दिया जाएगा और इंप्लीमेंटेड एजेंसी जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। सुविधाएं जो इस स्कीम में दी जाएगी, हर परिवार को 10 लाख का बीमा मिलेगा, भले इनकम का स्तर कुछ भी हो, मतलब हर आदमी को, हर परिवार को, ठीक है। 3 करोड़ लोगों को 2000 प्लस मेडिकल प्रॉब्लम का मुफ्त में इलाज होगा। हर पंजाब सिटीजन को अपना हेल्थ कार्ड बनवाना होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स है, इसको देख लीजिएगा। आगे है भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। किसके द्वारा भारत विन पोर्टल मतलब लॉन्च किया गया है? तो बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत विन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसको थोड़ा डिटेल देखिए। जल शक्ति के जो मंत्री हैं सी आर पाटिल ने दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन में भारत विन पोर्टल को इनॉग्रेट किया है। इन दोनों का उद्देश्य है इंडिया में वाटर इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। इन दोनों इनिशिएटिव को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा, अब जल शक्ति हैकाथन क्या है? ये नेशनल लेवल का कमीशन है और मूवमेंट है। सिटीजन है, साइंटिस्ट है, स्टार्टअप है, ठीक है, इनोवेटर है, यूथ है, इंडस्ट्री लीडर है, वाटर सिक्योरिटी के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। और हैकाथन का जो विनर है उसको 1 लाख की राशि दी जाएगी और रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मेंटरशिप भी दी जाएगी। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको दिमाग में रखना है। आगे है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने की घोषणा की है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं वरिष्ठ अधिवक्ता को, दिव्यांग व्यक्ति को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को या फिर महिलाओं को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को देने की बात की गई है। थोड़ा सा डिटेल, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया है जिसमें कि स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की घोषणा की गई है और ये जजमेंट जो है ना योगामया एमजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स केस में दिया गया है। और उस केसेस में बैकग्राउंड क्या है कि योगमाया एमजी और शीला चौधरी दोनों एससी के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और दोनों ने एक पीआईएल दायर किया था। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने की मांग की गई थी। वो बोले हैं कि 18 में से 11 जो हैं उसमें से एक भी महिला सदस्य नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें डिसीजन लेते हुए कहते हैं कि 30% जो है महिलाओं में आरक्षण दिया जाएगा। 20% सीट में डायरेक्ट इलेक्शन से दिया जाएगा और 10% सीट में नॉमिनेशन से दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है। जिन पर काउंसिल में वीमेन रिप्रेजेंटेशन कम है वहां पर नॉमिनेशन से महिलाओं को सीट दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने यूपीआई को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड यूपीआई एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ ने
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यूपीआई को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट घोषित किया है और अपनी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट का नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटरपोर्टेबिलिटी में की है। दुनिया में जितने भी रिटेल टाइम पेमेंट होते हैं उनमें से लगभग आधी यानी कि 49% भारत के यूपीआई से होते हैं। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि आईएमएफ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमी के क्षेत्र में ये काम करती है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 जुलाई 1944 को हुआ था। किसका? आईएमएफ का। हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिया जॉर्जिएवा जो बुल्गारिया के हैं। ठीक है, ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बाय नीति आयोग? तो ये आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया है अच्छे क्वालिटी के जिंजर के लिए। ठीक है, हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक जिंजर के लिए को बढ़ावा देने के लिए। और इंडिया में सबसे ज्यादा अदरक का प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश करता है, पर हाई क्वालिटी और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के कारण ये टैग जो है वो मिजोरम को दे दिया गया है। ठीक है, अब मिजोरम जिंजर का स्पेशलिटी क्या है? हाई क्वालिटी का है, जरूरी ऑयल का हाई अमाउंट है, अच्छा और स्ट्रॉन्ग खुशबू है, फाइबर की कम मात्रा है। तो ये सारा कुछ है इसका डिटेल्स। आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहां किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉर मेमोरियल इनॉग्रेटेड? ये आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में किया गया है। ठीक है, 8 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया जो कि हाईएस्ट वॉर मेमोरियल है, 14,500 फीट पर है, लेह लद्दाख में बनाया गया है। यह वॉर मेमोरियल 2020 में हुए गलवान क्लैश में शहीदों को नमन देने के लिए, सम्मान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब गलवान क्लैश कब हुआ था? 2020 में हुआ था। गलवान वैली जो कि लद्दाख में है। 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और चाइना तो हालांकि अपना रिपोर्ट छिपाता है, बतलाता है कि 4 चाइनीज सोल्जर उनके मरे थे। ठीक है, लेकिन फैक्ट कुछ और है। लेकिन अपना हम लोग का जो इंडियन साइड है वो बिल्कुल परफेक्ट डेटा देते हैं। 20 इंडियन सोल्जर जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। फैक्टर्स क्या है? इंडियन गलवान वैली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा था जिसका चाइना विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से गलवान क्लैश हुआ था। ये सारा डिटेल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2026 के मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं आर प्रगनंदा, डी गुकेश, विश्वनाथ आनंद या फिर अर्जुन इरिगैसी। तो कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्रगनंदा। देखिए ये इनका इमेज है। ये इमेज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। बहुत कम उम्र में चेस में ये अपना नाम बनाया है। तो आर प्रगनंदा ने फाइट सर्किट 2025 जीत लिया है। इसे जीतने के बाद वो 2026 का मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। 2026 मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होने वाले पहले इंडियन हैं। और कैंडिडेट टूर्नामेंट में कुल 8 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 7 क्वालिफाई हो गए हैं। अभी 8वां का चयन होना बाकी है। अब 2026 का मेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट है, उसके बारे में जान लीजिए कि ये चेस टूर्नामेंट है जिसमें कि 8 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जीतने वाला वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 खेलेगा और वर्ल्ड चेस चैंपियन को चैलेंज करेगा। इसका लोकेशन है पेजिया, साइप्रस में होता है। डेट 28 मार्च 16 अप्रैल 2026 ये होने वाला है। ऑर्गेनाइजर इसका फाइड है और स्टार्ट किया गया था 1950 ईस्वी से। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसका यूज भी करते हैं। तो सुंदर पिचाई हो गया, सत्या नडेला हो गया, टीम कुक हो गया या फिर नील मोहन। कौन है? हु हैज बीन ऑनर्ड एज टाइम्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील मोहन। नील मोहन जो है
एक पहले आप ये जान लीजिए कि नील मोहन जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और यूट्यूब के सीईओ हैं। आप लोग जो भी अभी यूट्यूब देखते हैं ना, उसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और टाइम मैगजीन के द्वारा एक अवार्ड इनको दिया गया है जो कि बेस्ट सीईओ को दिया जाता है, और ये हर साल ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। होरी हब्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, इसे हट्टी हब्बा और कोबरी होरी कंपटीशन के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के समय पर आयोजित किया जाता है, जो कि शिमोगा, शिमोगा आप लोग जानते होंगे का मतलब कि शिमोगा हो गया, हावेरी हो गया, उत्तरा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक शिमोगा जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। खेल, इसमें कई सारे कैटल्स और बुल्स को भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। इन कैटल्स और बुल को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है और कई प्राइज दिए जाते हैं। ये बहुत बार कंट्रोवर्सी में भी रहा है क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी कई बार जाता है इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, होरी हब्बा फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आते हैं झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1925 को निम्न में से किस संस्थान का 100वां स्थापना दिवस मनाया गया? Which of the following institution celebrates its 100th फाउंडेशन डे on 9 दिसंबर 2025? ये आपके ऑप्शंस हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIM रांची, BIT मिश्रा, NIT जमशेदपुर। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ISM धनबाद इसको हम लोग पहले कहते थे, लेकिन अब इसका नाम पड़ गया है क्या? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT धनबाद। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था, एक तरह का ये क्या है, तकनीकी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुई थी। इस सब डिटेल्स को आप लोग देखिएगा। पहले का नाम था ISM धनबाद, अब इसको IIT धनबाद के नाम से जाना जाता है। ISM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, माइनिंग के लिए होता था पहले, लेकिन अब सब कुछ होता है। 2016 में इसको IIT का दर्जा मिल गया। ठीक है, यह खनन हो गया, भू विज्ञान हो गया, विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2025 को हुए झारखंड कैबिनेट की बैठक में निम्न में से कहां डिग्री कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बालूमाथ लातेहार, सिमरिया चतरा, उपरोक्त दोनों या फिर घाटशिला। कहां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालूमाथ लातेहार में है और सिमरिया चतरा में है। यहां डिग्री कॉलेज को स्थापना करने का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, ये आपके मतलब ये इसका कुछ डिटेल्स है, इसको पॉज करके आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। IPL 2026 नीलामी में निम्न में से झारखंड के कौन खिलाड़ी शामिल हैं? ये आपके ऑप्शंस हैं, विराट सिंह एवं सुशांत मिश्रा, बालकृष्णा एवं उत्कर्ष सिंह, अमित कुमार या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विराट सिंह हो गया, सुशांत मिश्रा हो गया, बालकृष्णा, उत्कर्ष सिंह और अमित कुमार, ये सभी आपको टाटा IPL 2026 के लिए नीलामी के लिए जो होगा, ये नीलामी होगा अबू धाबी में। ठीक है, तो उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। 9 दिसंबर को ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों का नाम जारी किया गया है। फाइनल लिस्ट में जमशेदपुर के विराट सिंह हैं, रांची के सुशांत मिश्रा हैं, बोकारो के बालाकृष्ण हैं और उत्कर्ष सिंह हजारीबाग के हैं। तो ये सब आप लोग दिमाग में रखिएगा कौन कहां से हैं, इसका लिस्ट भी हम आपको रख दिए आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना के तहत मार्केटिंग विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। कितना रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, 2250, 2350, 2450 या 2550। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2450। ठीक है, धान का मार्केटिंग के लिए उसका एक प्राइस रखा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, जो कि 2450 है। यह आपका है कि खरीफ विपणन मौसम 2025 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसानों को बोनस राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर
2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर श्रीलंका में आयोजित वैश्विक सम्मेलन में झारखंड से कौन सम्मिलित हुई है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, वंदना राय, जया राज, जनसिता केरकेटा या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जया राज। इसका कुछ डिटेल्स है जो कि भारत का प्रतिनिधि किए हैं जया राज। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर श्रीलंका में आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वलिटी, यूथ लिटरेशिप और ग्लोबल पीस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने भारत की नीतियों, दृष्टिकोण, जमीनी प्रयासों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। ये सब जया राज के बारे में बताया गया है। और जो कार्यक्रम हुआ था उसमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति, गृहमंत्री सहित दुनिया के 12 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग देखेंगे। आगे है, एनई होरो की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? व्हेन वाज द डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि ऑफ एनई होरो ऑब्जर्व? तो ये आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। ये आपको फोटो जो देख रहे हैं वो एनई होरो, निरल एनएम होरो का एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता थे। वो झारखंड पार्टी से जुड़े हुए थे, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से थे और 4वीं और 5वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, काहे कि झारखंड तो 2000 बना है, उसके पहले बिहार ही था। तो बिहार सरकार में मंत्री थे। 1974 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वे उम्मीदवार थे, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे। ठीक है, इनका जन्म 31 मार्च 1925 रांची में हुआ था और इनका स्वर्गवास हुआ 11 दिसंबर 2008 को। तो ये सारा डिटेल्स है, दिमाग में रखना है। आगे है, हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निम्न में से कौन सा विधेयक पारित किया गया? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप इसको पॉज करके ऑप्शंस को देखिए। करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025, झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया है। इसका कुछ डिटेल्स है, वो कुछ इस प्रकार से है कि विधानसभा ने झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। जिन विधेयकों को वापस लिया गया है उनमें शामिल है सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, आर्योग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और साइन नेशनल विश्वविद्यालय मतलब विधेयक 2023। ये सबको वापस लिया गया है और ये विधेयक निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े मानदंडों और प्रक्रिया में बदलाव के कारण वापस लिए गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ प्रवासी पक्षी पल्लास गल किस राज्य में देखा गया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ऑब्वियसली झारखंड क्विज है तो झारखंड ही होगा इसका। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए कि प्रवासी पक्षी पल्लास गल जो है ना, जिसे ग्रेट ब्लैक हेडेड गल भी कहा जाता है, हाल में झारखंड राज्य में देखा गया। यह पक्षी सामान्यतः मध्य एशिया में प्रजनन करता है और सर्दियों के दौरान दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका की ओर पलायन करता है। दुर्लभ प्रवासी पक्षी पैलेस गल जो है वो लगभग 10 वर्ष बाद फिर से झारखंड के उधवा पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक हेडेड गल तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गल प्रजाति है। तो ये सारा डिटेल्स है इसके बारे में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 दिसंबर 2025 को झारखंड राज्य सरकार द्वारा ड्रॉप आउट दर कम करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस को आप लोग देखिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको बतला दे रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानोदय योजना। वो भी ज्ञानोदय स्कीम, ज्ञानोदय 2.0। इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, तो इसको दिमाग में रखिए। आगे है, ज्ञानोदय योजना 10 दिसंबर 2025 को झारखंड सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना है। यह योजना दूर दराज क्षेत्रों के मिडिल स्कूल में कंप्यूटर आधारित शिक्षा पर आधारित है।
छात्रों को आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बाघों एवं अन्य वन जीवों की व्यापक जनगणना 2025 की आधिकारिक शुरुआत कब से की जाएगी? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर 2025 से गणना शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका आधिकारिक गणना का प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। टारगेटेड स्पेसीज जो है वो बाघ है, सह शिकारी प्रजातियां जैसे हाथी है, बाइसन है, चित्तीदार हिरण है। ठीक है, कवरेज एरिया पलामू टाइगर रिजर्व के साथ साथ रांची, दुमका और हजारीबाग के वन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। एक लॉजिकल ऐप के माध्यम से डिजिटल गणना और मैनुअल विधि से भी किया जाएगा। ठीक है, ऐप आधारित चरण जो है वो 22 दिसंबर 2025 तक हो जाएगा और पूर्ण मैनुअल गणना जो है वो अप्रैल 2026 तक होगा। ठीक है, विशेष पहल, ये पहली बार वनस्पति विज्ञान व प्राणी विज्ञान के लगभग 20 विश्वविद्यालयी स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आगे है, बस यहीं तक है। आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो इसी तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है एडू अंकुरन की टीम के द्वारा। बढ़िया से तैयारी कीजिए क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।